रिया सेन डीएसपी रैंक की तेज तर्रार अफसर आज अपनी मां के इलाज के लिए खुद गाड़ी चलाकर लखनऊ के मेडिकेयर हॉस्पिटल जा रही थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न सुरक्षा, न किसी तरह का दिखावा। साधारण जीन्स शर्ट में, बाल बांधे हुए, चेहरे पर थकान, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं थी। रिया को अपने पद का घमंड कभी नहीं था। वह मानती थी कि सिस्टम तभी सुधरेगा जब अफसर खुद भी आम नागरिक की तरह सोएं। लेकिन आज का दिन उसका नजरिया और भी ज्यादा मजबूत करने वाला था। हाईवे पर कुछ दूर चलते ही एक बैरिकेडिंग नजर आई। दो पुलिस वाले सड़क के किनारे खड़े थे और बीच में एक हट्टा कट्टा इंस्पेक्टर अजय राणा। जैसे ही रिया बैरिकेड के पास पहुंची, उसने हाथ दिखाकर गाड़ी रुकवाई। ओ मैडम, गाड़ी साइड में लगाओ। उसकी आवाज में रब था। रिया ने बिना सवाल किए गाड़ी साइड में लगाई। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। हेलमेट नहीं पहना और स्पीड लिमिट भी क्रॉस की है, चालान कटेगा। रिया ने शांत स्वर में कहा। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। अजय राणा मुस्कुराया। अरे तो कानून सिखाने आई हो क्या? वो समझ गई थी कि यह पूरा ड्रामा कुछ और है, शायद रिश्वत या रब दिखाने की कोशिश। लेकिन रिया ने पहचान नहीं बताई। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितना नीचे जा सकते हैं। चलो थाने चलो, राणा ने कहा। वहां तुम्हारी अकड़ निकाल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। थाने की दीवारें पुरानी थीं। पंखे की आवाज कानों में लगातार गूंज रही थी और हर कोने में कुछ छिपाने जैसा था। जैसे ही रिया को थाने लाया गया, उसकी आंखें आसपास के हर चेहरे को गहराई से देख रही थीं। हर मूवमेंट, हर संवाद, वह सब नोट कर रही थी। इंस्पेक्टर अजय राणा ने एक सिपाही को इशारा किया। इसका मोबाइल जब्त करो। सिपाही पास आया, लेकिन रिया ने खुद ही बिना विरोध किए मोबाइल थमा दिया। वह चाहती थी कि उसे एक आम लड़की समझा जाए। चोरी और महिला कांस्टेबल से बदतमीजी का केस दर्ज करो, साथ ही स्कूटी के कागजात भी जब्त करो, अजय ने आदेश दिया। एक सिपाही ने चुपचाप रजिस्टर खोला और झूठी एफआईआर लिखने लगा। रिया ने उस सिपाही की आंखों में एक क्षण को देखा। झिझक थी, डर था, लेकिन विरोध नहीं था। रिया को लॉकअप की ओर ले जाया गया। थाने के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा था, लोहे की सलाखों वाला। अंदर अंधेरा और नमी थी। फर्श पर एक गंदा चादर पड़ा था और कोने में एक स्टील का गिलास। अंदर चलो, सिपाही ने कहा। रिया ने बिना एक शब्द कहे कदम बढ़ाया। अंदर पहले से दो महिलाएं थीं। एक लगभग 40 की उम्र की, जिसकी आंखों में लगातार डर था, और दूसरी कोई 22 साल की, जो खुद में सिमटी हुई बैठी थी। जैसे ही रिया अंदर बैठी, बड़ी उम्र की महिला ने धीरे से पूछा, क्या किया तुमने? रिया ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं। कुछ मिनट बाद दरवाजे की चाबी खनकी। थाने में एक अलग सी हलचल शुरू हुई। एक लंबे चौड़े कद का अफसर अंदर आया। एसीपी राजीव ठाकुर। वर्दी बिल्कुल दुरुस्त, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में सवाल। राजीव ने अंदर कदम रखा और सबसे पहले लॉकअप की तरफ देखा। उसकी नजर रिया पर पड़ी, एक सामान्य महिला, लेकिन उसकी मुद्रा बाकी दो महिलाओं से अलग थी। वह सहमी नहीं थी, वह थकी नहीं थी, वह चौकस थी। इसका क्या केस है? राजीव ने पूछा। इंस्पेक्टर अजय ने सामने आकर कहा, सर, सड़क छाप लड़की है। चेकिंग के दौरान बदतमीजी की। महिला सिपाही से झड़प भी हुई। राजीव ने लॉकअप के पास जाकर रिया को ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम? रिया ने सिर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। रिया सेन, उसने ठहर कर कहा। डीएसपी पोस्टेड इन गोरखपुर, मेरी ट्रांसफर फाइल आपकी टेबल पर है। कुछ पल के लिए पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। राजीव ने तुरंत मोबाइल निकाला और कंट्रोल रूम को कॉल किया। डीएसपी रिया सेन का रिकॉर्ड और ट्रांसफर ऑर्डर भेजो, तुरंत। 5 मिनट में सब सामने था। अजय राणा, अब तुम फंसे हो।
राजीव ने सख्त लहजे में कहा। रिया अब खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही तेज था जो एक ईमानदार अफसर के अंदर होता है। उसने कहा, मैंने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम जैसे लोग आम जनता के साथ क्या करते हो। अजय की पेशानी पर पसीना था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी बाकी था। सर, ये हमें फंसा रही है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, राजीव ने बीच में टोका। अब चुप रहो। और हां, लॉकअप से इन्हें तुरंत बाहर निकालो। रिया बाहर आई और उन दो महिलाओं को देखते हुए बोली, आप लोग अब सुरक्षित हैं, मैं वापस आऊंगी। राजीव ने एक सिपाही को आदेश दिया, इस पूरे थाने की गतिविधियों की जांच शुरू करो और यहीं से शुरू होती है रिया की असली लड़ाई। सिस्टम के उस अंधेरे हिस्से से जिसे उजाले में लाना अब जरूरी हो गया था। राजीव ठाकुर ने अपनी टेबल पर रखी फाइल को ध्यान से देखा। फाइल में रिया सेन का नाम, पद और हालिया ट्रांसफर आदेश स्पष्ट दर्ज था। उनके माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। शायद खुद पर गुस्सा था कि उसने इस मामले को पहले गंभीरता से क्यों नहीं लिया। इसकी सूचना तत्काल डीसीपी को दो। उन्होंने सामने बैठे कांस्टेबल से कहा। अजराणा अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी आवाज में रब नहीं बेचैनी थी। सर, मुझे नहीं पता था। राजीव ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता था या तुमने जानबूझकर अनदेखा किया? एक ईमानदार महिला को झूठे केस में फंसाया, उसके साथ धक्का मुक्की की और अब सफाई दे रहे हो। थाने में मौजूद बाकी सिपाही अब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। रिया अब सामने आकर खड़ी हुई। उसकी आवाज साफ थी, लेकिन उसमें रोष भी था। मैंने अपनी पहचान छिपाई ताकि देख सकूं कि आपके नीचे काम करने वाले अधिकारी जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, यह हर उस लड़की के साथ हो रहा है जो अकेली होती है और जिसे यह सिस्टम कमजोर समझता है। राजीव ने सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत एक नोटबुक निकाली और सब कुछ लिखवाना शुरू किया। घटना का समय, तारीख, आरोप और लॉकअप में डालने का पूरा सिलसिला। हम फॉरेंसिक जांच भी करेंगे। सीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, एफआईआर, एंट्री टाइम, सब। इस केस को दबाया नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। इसके बाद रिया ने उन दो महिलाओं की ओर इशारा किया जो अभी भी लॉकअप में बैठी थीं। इन दोनों से भी बात कीजिए, इनकी कहानी भी सुनी जानी चाहिए। क्या इन्हें भी झूठे केस में फंसाया गया? राजीव ने तुरंत महिला सिपाही को बुलाया और निर्देश दिया कि दोनों महिलाओं को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाए और उनका बयान लिया जाए। अब रिया थाने के हॉल में खड़ी थी, सामने पुलिस स्टाफ की लाइन, जिनकी आंखों में अब भय और संकोच था। मैं आज सिर्फ एक पीड़ित नहीं हूं, रिया ने कहा। मैं एक चेतावनी हूं। इस देश की हर लड़की के लिए आवाज उठाने का वक्त आ गया है और मैं इस सिस्टम की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। ये डीसीपी ऑफिस से आई टीम थी। राजीव ने खुद दरवाजा खोला और अफसरों को अंदर लाया। मामला बहुत गंभीर है, वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। डीएसपी मैडम ने जो आरोप लगाए हैं वह अगर सही निकले तो न केवल अजय राणा बल्कि इस थाने के कई अफसरों पर कार्रवाई होगी, और अगर गलत निकले। अजय राणा ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। रिया ने सीधा उसकी आंखों में देखा। अगर मैं झूठी निकली तो मैं खुद इस्तीफा दूंगी, लेकिन तुम तब तक जेल में रहोगे जब तक सच सामने नहीं आ जाता। राजीव ने रिया को देखा, एक सच्ची अफसर जो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि उसे सुधारने का इरादा रखती थी। थाने के हर कोने में अब खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक नया तूफान पल रहा था, जवाबदेही का, ईमानदारी का और बदलाव का। रिया को अब इस बात का स्पष्ट एहसास हो गया था कि यह मामला सिर्फ अजय राणा तक सीमित नहीं है। कुछ ऐसा था जो परत दर परत नीचे तक फैला हुआ था, एक संगठित तंत्र जिसमें सिर्फ निचले स्तर के नहीं बल्कि उच्च स्तर के अफसर और संभवतः राजनेता भी शामिल थे। राजीव ठाकुर और डीसीपी की टीम ने रिया से अनुरोध किया कि वह मामले से खुद को अलग कर लें और फॉर्मल जांच टीम को जिम्मेदारी सौंप दें। लेकिन रिया का जवाब था साफ, अगर एक ईमानदार अफसर को ही साइडलाइन किया जाएगा तो सिस्टम सुधरेगा कैसे? उन्होंने खुद अपनी एक छोटी जांच टीम गठित की, 3 पुराने खुफिया एजेंट्स और एक टेक्निकल अफसर जिन पर उसे भरोसा था। नाम नहीं, सिर्फ
काम से पहचाने जाने वाले लोग। उनके पास पुलिस सिस्टम का वह चेहरा देखने की दृष्टि थी जिसे आम लोग नहीं देख पाते। पहला कदम था अजय राणा के फोन, कंप्यूटर और ऑफिस लॉकर की फॉरेंसिक जांच। कई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस, संदिग्ध कॉल लॉग्स और व्हाट्सएप चैट्स बरामद हुए। इन संदेशों में कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ था जिनमें D2 ब्लैक और गोल्ड क्लास जैसे संदिग्ध शब्द शामिल थे। रिया ने टीम के टेक एक्सपर्ट राहुल को यह कोड डिकोड करने का जिम्मा सौंपा। कुछ ही घंटों में राहुल ने एक चार्ट बनाया। किस तारीख को कौन सी गाड़ी निकली, किस केस में पैसे लिए गए और वह पैसा किस अकाउंट में गया। दूसरा कदम था गवाहों की तलाश। उन दो महिलाओं के बयान ने केस को और मजबूत किया, लेकिन अब जरूरत थी ऐसे लोगों की जो खुद सिस्टम का हिस्सा रहे हों और अंदर की कहानी बता सकें। रिया ने पुराने एक कांस्टेबल को ट्रैक किया जो कुछ महीने पहले ही ट्रांसफर होकर गया था। वह कांस्टेबल डर के साए में था, लेकिन जब रिया ने उसे सुरक्षा देने का आश्वासन दिया तो उसने मुंह खोला। मैडम, यहां तो हर महीने कट ऊपर तक जाता था। हर फर्जी केस, हर जब्त की गई स्कूटी, हर वसूली, सबका हिस्सा बंधा था। रिया ने सारे बयान रिकॉर्ड करवाए, वीडियो टेस्टिमनी के साथ। अब सबूत बढ़ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक बैंक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें पैसे सीधे एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के रिश्तेदार के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। अब यह जांच सिर्फ एक थाने तक सीमित नहीं रही। यह एक पूरा नेटवर्क था जिसमें थानों से लेकर सचिवालय तक के नाम जुड़ने लगे थे। रिया ने एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में 18 नाम, 12 केस स्टडीज और 40 से ज्यादा दस्तावेज जुड़े थे। रिपोर्ट को उन्होंने सीधे राज्य के गृह मंत्रालय को भेजा। कुछ ही घंटों बाद जवाब आया, आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, कार्रवाई कीजिए। अब रिया के हाथ में सिर्फ फाइल नहीं थी, एक असली तलवार थी जो भ्रष्टाचार की जड़ पर चलने वाली थी। राजीव ठाकुर ने भी इस मिशन में पूरी तरह साथ देने का वादा किया और इस तरह शुरू हुई वह लड़ाई जो सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की आत्मा को बचाने की थी। जैसे जैसे रिया की जांच गहराई पकड़ती गई, वैसे वैसे सिस्टम की सड़ांत खुलकर सामने आने लगी। लेकिन जितना आसान था सच्चाई पाना, उससे कहीं कठिन था उसे गौर से कह पाना, क्योंकि अब मामला सीधे सीधे सत्ता से टकराने का था। थाने के दस्तावेजों और गवाहों से यह स्पष्ट हो गया था कि हर महीने की अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऊपर तक पहुंचता था, एक वरिष्ठ आईपीएस और एक विधायक के सचिव के खातों में। रिया ने जब इसकी रिपोर्ट तैयार की और उसे प्रेस के सामने रखने की योजना बनाई, तभी राजनीतिक दबाव शुरू हो गया। उसी रात रिया को एक गुमनाम कॉल आया, अगर जान की सलामती चाहती हो तो यह सब छोड़ दो, जो हुआ उसे भूल जा। रिया ने फोन काट दिया, लेकिन अब वह और भी ज्यादा दृढ़ हो चुकी थी। अगले दिन रिया ने डीसीपी ऑफिस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उसके चेहरे पर तनाव था, लेकिन आवाज में आत्मविश्वास। कैमरे चल रहे थे, पत्रकार सवाल पूछने को तैयार थे। आप कह रही हैं कि एक वरिष्ठ अधिकारी इसमें लिप्त है? एक रिपोर्टर ने पूछा। रिया ने सीधे कैमरे की ओर देखा। मैं कह रही हूं कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, ना वर्दी, ना कुर्सी और ना ही किसी पार्टी का झंडा। मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ चैनल्स ने रिया को जनता की सच्ची अफसर कहा, तो कुछ ने उसके आरोपों को राजनीतिक स्टंट करार दिया। सोशल मीडिया पर #द जस्टिस वीएसपी आर्या ट्रेंड करने लगा, लेकिन उसी के साथ अब फेक फेम रिया भी चलने लगा। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। रिया की जांच रिपोर्ट में जिन नामों का जिक्र था, उनमें से 3 लोग उसी सप्ताह सरकारी पदों से इस्तीफा दे चुके थे। एक मंत्री ने अचानक विदेश दौरे का बहाना बनाकर खुद को अनुपलब्ध घोषित कर दिया। राज्यपाल कार्यालय से आदेश आया, इस मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेष जांच दल गठित किया जाए, और उस टीम की कमान सौंपी गई फिर से रिया को। कुछ अफसरों ने इसका विरोध किया, परंतु मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, जिसने सिस्टम की गंदगी सामने लाई है वही इसे साफ भी करेगी। रिया ने एक नई प्रेस स्टेटमेंट दी, मुझे पता है कि सच बोलने की कीमत होती है और मैं उसे चुकाने को तैयार हूं, लेकिन अब यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, यह हर उस आम नागरिक की लड़ाई है
जिसे इस सिस्टम ने चुप करा रखा है। और इस तरह रिया एक अफसर से बढ़कर एक प्रतीक बन चुकी थी, उस आवाज का जो सच्चाई के लिए डटकर खड़ी थी, भले ही सामने पूरा सत्ता तंत्र क्यों ना हो। अब तक के घटनाक्रम से रिया के भीतर जो आग जल रही थी वह अब पूरी तरह ज्वाला बन चुकी थी। उसे एसआईटी की कमान मिल चुकी थी और साथ ही मिली थी पूर्ण स्वतंत्रता। ना किसी से अनुमोदन की जरूरत, ना किसी प्रकार की रोक टोक। लेकिन जितनी खुली छूट उसे मिली, जिम्मेदारी भी उतनी ही भारी थी। रिया ने सबसे पहले टीम का पुनर्गठन किया। उसने भ्रष्टाचार मुक्त और दक्ष अधिकारियों की सूची तैयार कराई, जिनमें से 20 सबसे ईमानदार और तेज अफसरों को टीम में शामिल किया गया। टेक्निकल स्टाफ को दिल्ली से बुलवाया गया और फॉरेंसिक सपोर्ट के लिए हैदराबाद लैब से तालमेल किया गया। 18 दिन का समय है हमारे पास, रिया ने पहली मीटिंग में कहा। 700 फाइलें, 35 संदिग्ध नाम और 12 संवेदनशील केस, हर चीज को देखना है। पर सटीकता के साथ काम दिन रात चला। प्रिया खुद रात 2 बजे तक ऑफिस में बैठती, दस्तावेजों की जांच करती, फाइलों में खो जाती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे जरूर आ गए थे, पर इरादे अब और चमकने लगे थे। एसआईटी की छापेमारी हर रोज नए खुलासे कर रही थी। एक ब्लैकमेलिंग रैकेट का नेटवर्क पकड़ा गया, जिसमें थानों से लेकर जिला कार्यालय तक की साठगांठ सामने आई। एक स्टिंग ऑन ऑपरेशन में एक अफसर को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए हाथ पकड़ा गया। उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया और देखते ही देखते वह वायरल हो गया। जांच के दौरान कई नामी अधिकारियों के बयान भी लिए गए। इनमें से कुछ ने बयान के बदले संरक्षण मांगा, तो कुछ ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पुराने रिकॉर्ड पेश किए। रिया ने हर एक को निष्पक्ष रूप से सुना, पर जहां गलती पाई गई वहां बख्शा नहीं। 12 पुलिस अफसरों को तत्काल सस्पेंड किया गया, 6 को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार हुई। एक मंत्री जिनका नाम जांच रिपोर्ट में शामिल था, उन्हें दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा। राज्य सचिवालय में अब हलचल थी, सत्ता अब चौकन्नी हो गई थी। लेकिन इस प्रक्रिया में रिया पर निजी हमले भी शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर उसे राजनीति से प्रेरित अफसर, कठपुतली और लोकप्रियता की भूखी कहा जाने लगा। एक शाम उसके घर के बाहर पत्थर फेंके गए, लेकिन रिया डरी नहीं। सच की राह आसान नहीं होती। उसने अपनी टीम से कहा, पर अगर हम झुके तो वह जीत जाएंगे जो सालों से यही चाहते हैं कि कोई सच के लिए ना उठे। रिया ने अब केस को अंतिम रूप देना शुरू किया। हर चार्जशीट में पुख्ता सबूत, गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शंस शामिल किए गए। केस की गंभीरता इतनी थी कि उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से विशेष सुनवाई की मांग कर दी। एसआईटी के अंतिम प्रेस ब्रीफिंग में रिया ने सिर्फ एक पंक्ति कही, अब बात अदालत की है। हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है। और वास्तव में वह कर्तव्य इतना व्यापक था कि अब उसका असर पूरे राज्य की पुलिस और प्रशासनिक प्रणाली पर साफ दिखने लगा था। रिया की कार्रवाई अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन असल हलचल तब मची जब एसएसपी स्तर के अधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। यह वही अधिकारी था जिसका नाम रिया की रिपोर्ट में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और जिनके इशारों पर कई वर्षों से भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची, वहां अफरा तफरी मच गई। अधिकारी की छवि सख्त जरूर थी, लेकिन उसके संबंध बहुत ऊपर तक थे। रिया के पास इस बार पुख्ता सबूत थे, कॉल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स और 2 स्वतंत्र गवाह। रिया खुद टीम के साथ उनके बंगले पर पहुंची। मीडिया को पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। दरवाजा खोला गया। सामने एसएसपी खुद खड़े थे, चेहरे पर अजीब सा संतुलन, ना डर ना हिम्मत। क्या आप जानते हैं कि आप पर क्या आरोप है? रिया ने पूछा। जानता हूं, उन्होंने जवाब दिया, और जानता हूं कि यह खेल यहां खत्म नहीं होगा। मैं अकेला नहीं हूं। रिया ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। जैसे ही उन्हें बाहर लाया गया, मीडिया को सूचना लीक हुई। कैमरे चमकने लगे, माइक दौड़ने लगे और टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। एसएसपी गिरफ्तार, भ्रष्टाचार की जांच ने लिया बड़ा मोड़। हिरासत में ले जाने के बाद एसएसपी ने बयान दिया, मैं तो एक मोहरा हूं,
असली चाल तो दिल्ली और राजधानी के कुछ लोगों ने चली थी। नाम चाहिए लिखिए आईजी साहब। यह सुनते ही पूरा महकमा सन्न रह गया। रिया जानती थी कि यह बयान मामूली नहीं था। यह जांच अब राज्य नहीं बल्कि केंद्रीय सत्ता के करीब पहुंच चुकी थी। अगले ही दिन मुख्यमंत्री की विशेष मीटिंग बुलाई गई। उसमें स्पष्ट कहा गया, यदि हम खुद अपने सिस्टम को साफ नहीं करेंगे तो जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक लेटर आया। इस केस को विशेष संवेदनशीलता के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा जा सकता है। रिया को इस सुझाव पर हैरानी नहीं हुई। वह जानती थी कि जैसे जैसे सच्चाई सामने आएगी उसके दायरे भी बढ़ेंगे। लेकिन वह एक अफसर नहीं, अब एक प्रतीक बन चुकी थी और उसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी डायरी में उस रात सिर्फ एक लाइन लिखी, मैंने सत्ता को छू लिया है, अब डरने की कोई गुंजाइश नहीं बची। एसएसपी की गिरफ्तारी और उसके खुलासे के बाद पूरे राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में हड़कंप मच गया था। कई नेताओं ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की तो कई विपक्षी दलों ने इसे सरकार की विफलता करार दिया। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई थी, अब कोई भी इस जांच को रोक नहीं सकता था। 3 सप्ताह बाद जब यह केस हाई कोर्ट में प्रस्तुत हुआ तो वहां सिर्फ सरकारी वकील और बचाव पक्ष ही नहीं थे, बल्कि आम जनता, मीडिया और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी कोर्ट के बाहर खड़े थे। सभी की नजरें उस महिला पर थीं जिसने सिस्टम को आईना दिखाया था। न्यायमूर्ति ने जब अपना निर्णय पढ़ा तो अदालत में सन्नाटा था। यह केस केवल एक अपराध की जांच नहीं है, उन्होंने कहा, बल्कि यह एक अफसर की दृढ़ता, ईमानदारी और न्यायप्रियता का उदाहरण है। डीएसपी रिया सेन ने अपने कर्तव्य से परे जाकर जिस तरह इस भ्रष्ट तंत्र की परतें खोलीं, वह राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा है। कोर्ट ने दोषियों को सख्त सजा सुनाई, जिनमें एसआईएसपी, 3 अन्य पुलिस अफसर, 2 वरिष्ठ नौकरशाह और एक पूर्व मंत्री शामिल थे। इसके बाद राज्य सरकार ने एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया। मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों तक ने रिया की सराहना की। समारोह में जब मुख्यमंत्री ने रिया को राष्ट्रीय सेवा पदक से सम्मानित किया तो मंच पर खड़े होकर उसने सिर्फ एक बात कही, यह पदक सम्मान नहीं, एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी उन लोगों की आवाज बनने की जो आज भी सिस्टम के डर से चुप हैं। मैं वादा करती हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं हर गलत के खिलाफ खड़ी रहूंगी। रिया की आंखों में ना आंसू थे न गर्व, बस एक स्थिर शांति थी, जैसे किसी तूफान ने खुद को समेटकर समर्पण की शक्ल ले ली हो। और यहीं से इस कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।